आज हम लोग साइंस का बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों का मैराथन करने वाले हैं। सो आप इसको पैसेंस के साथ में शुरू से अंत तक बने रहिएगा वीडियो के अंदर, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत पास है। और सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दुर्गा पूजा के लिए। और फिर आप एंजॉय कर रहे होंगे या फिर वेटिंग में होंगे कि अब एंजॉय करना है, आप पढ़ाई लिखाई अभी आपका हो नहीं पा रहा है। तो मैं भी समझ सकता हूँ, और मैं भी घर जा रहा हूँ, सो थोड़ा सा नेट का इशू होगा। सो आपके सामने वीडियो जो है इस तरह से प्रॉपरली नहीं आ पाएगा, लेकिन दुर्गा पूजा के बाद से फिर आपका मैराथन स्टार्ट करने वाला हूँ, और मैथ का जो सरप्राइज है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए आज की मैराथन को आप देख लीजिए पूरा शुरू से अंत तक। पहला सवाल है आपके सामने, यहाँ पे कह रहा है आपसे कि लार का टाइलिन किस माध्यम में सक्रिय होता है। तो लार का जो टाइलिन है, यानी टाइलिन क्या है, तो लार है एक प्रकार। तो ये कह रहा है कि किस माध्यम में सक्रिय होता है, तो इसका नेचर कैसा होता है। तो ये जो होता है हल्का अम्लीय होता है, यानी एसिडिक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है। तो पृथ्वी से अगर पलायन वेग की बात करूँ तो ये कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करना है कि चांद की सतह से पलायन वेग कितना होता है। सबसे पहला सवाल, और सारे के सारे वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट कीजिए कि चांद की सतह से पलायन वेग कितना होता है। अगला सवाल है कि बिना मिट्टी के पौधे को पोषक तत्वों से युक्त घोल में उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। बहुत बार पूछा गया ये सवाल। तो यूरिया में अगर मैं नाइट्रोजन प्रतिशत की बात करूं तो ये हो जाता है कितना, तो 46% लगभग लगभग हो जाता है। आपसे यूरिया की बात किया तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है, CONH का होल 2। ठीक है, तो इसमें आप नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे तो आपका 46% आ जाएगा। एलिसा नामक परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है। तो एलिसा टेस्ट जो किया जाता है ये किया जाता है एड्स के लिए। जबकि आपने सुना होगा और कौन सा, तो विडाल टेस्ट होता है। तो आप इसके बारे में भी बताइए कि जो विडाल टेस्ट होता है ये किसके लिए किया जाता है टेस्ट। अगला है कि ईख में, यानी जो गन्ना की बात हो रही है, तो गन्ना में एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं रेड रॉट। तो ये बीमारी किसके कारण होता है, तो ये बीमारी होता है फंजाई के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है। तो आरबीसी की बात कर रहा है, यानी रेड ब्लड सेल की बात कर रहा है। तो आरबीसी के जीवन काल की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है 90 से लेकर 120 दिन तक। तो कहीं पे आपको 100 से 120 दिन भी दिखेगा। सो आपको इस एवरेज को ध्यान में रखना है। तो अगला है कि ट्रकोमा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो ट्रकोमा की अगर मैं बात करूँ तो ये आँखों की बीमारी होती है। ग्लूकोमा, ट्रकोमा और रतौंधी, ये सारे के सारे आँखों की बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुल जाता है। तो जल में घुल जाता है ये है आपका विटामिन बी। इसके अलावा कौन है, तो आप पूरा ध्यान रखिएगा। तो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन पी, तो ये तीन है जो कि जल में घुल जाते हैं, और बाकी सारे के सारे आपका वसा में घुलते हैं। अगला है कि टाइलिन किस ग्रंथि से उत्पन्न होती है। तो टाइलिन जो लार है ये कहाँ से उत्पन्न होती है, तो ये लार ग्रंथि से उत्पन्न होती है। अगला है कि ग्रेनाइट का अपसल्कन किस तरह की प्रक्रिया मानी जाती है। तो ये प्रक्रिया मानी जाती है यांत्रिक अपक्ष है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है। तो मेरी कल्चर के अंदर जो है वृक्षों तथा झाड़ियों, वृक्षों नहीं, ये समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है। मेरी मेराइन, मेराइन का नाम सुना होगा आपने। तो मेराइन सही बना है मेरी आपका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। जबकि वृक्षों और झाड़ियों की अगर मैं बात करूँ तो इसको क्या कहते हैं, तो डेंड्रोलॉजी कहते हैं। नाम सुना होगा आपने, डेंड्रोलॉजी कहते हैं। ये हो जाएगा आपका डेंड्रोलॉजी। ठीक है, डेंड्रोलॉजी होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखते हैं। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। तो रॉकेट को उड़ाने के लिए तरल हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि ग्लूकोमा बीमारी मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। तो थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि ये आँखों की बीमारी होती है, ग्लूकोमा, ट्रकोमा, इसके अलावा आपका रतौंधी, ये सारे के सारे जो बीमारी होते हैं आँखों को प्रभावित करती है। इसके बाद है गोल कृमि, जिसको कि निमाटोड कहते हैं। तो गोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा होता है। तो इसके कारण जो है फाइलेरिया हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जैनिको प्रौद्योगिकी है, तो ये क्या होता है। तो जैनिको प्रौद्योगिकी जो होता है ये होता है आनुवांशिक रोगों की पूर्व
सूचना प्राप्त करने की तरकीब होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो आपको पता है कि प्रकाश की चाल जो अधिकतम होती है वो निर्वात में होती है। निर्वात क्या होता है, तो एक ऐसा जगह जहाँ पे क्या होती है, हवा नहीं होती है, तो उसको निर्वात कहते हैं। जबकि अगर आपसे यहीं पे ऐसा कह दे कि प्रकाश की जगह जो है ध्वनि की चाल आपको पूछ दे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो ठोस हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस विटामिन की कमी से शारीरिक वृद्धि में रुकावट आती है और व्यक्ति अरक्तता का शिकार हो जाता है। तो ये होता है विटामिन B6। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है, यानी हरा रंग का दिखता है। इसी कारण इनको क्या कहते हैं, हरा ग्रह भी कहते हैं। तो ये होता है मीथेन के कारण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अब आपको बताना है कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं, पृथ्वी का निकनेम क्या दिया गया है। उसके बाद है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो कितने एटीपी का निर्माण होता है, यहाँ पे पूर्ण ऑक्सीकरण की बात हो रही है। तो ये होता है टोटल 38 एटीपी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। मानव चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है। तो मानव चेहरा की अगर मैं बात करूँ तो ये 14 हड्डी होता है मानव के चेहरे पर। जब आप अपना कलाई को देखोगे तो कलाई के नीचे, यानी जब मुट्ठी आप बांधते हो, मुट्ठी बांधते हो ना, किसी को कभी मार करते हो, झगड़ा करते हो, तो आप मुट्ठी बांधते हो, मुट्ठी दिखाते हो, हालांकि करना नहीं चाहिए ये सब। तो मुट्ठी दिखाते हो, जो हड्डियाँ मुड़ती है ना जितने, वो उसकी भी संख्या कितनी है, तो 14 है। ठीक है, यानी अंगुलियों में जो हड्डी की संख्या है वो 14 है, वो भी 14 ध्यान रखना है। और उसके बाद फेस, यानी आप हाथ की 14 से क्या करते हो, चेहरे की 14 को बिगाड़ते हो। तो ये ऐसा आप इसको याद रख सकते हो। अगला है कि लाल रक्त कण की जीवन काल की अवधि कितनी होती है। तो हम लोगों ने देखा था कितना, तो 90 से 120 देखा था। तो यहाँ पे आप देखें कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है। तो चलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं। तो आंसर की अगर बात करूँ तो समुद्री घोड़ा जो है ये मत्स्य वर्ग का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। खाना ना चिपकने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से किसकी एक पतली परत चढ़ाई जाती है। तो खाना यानी बर्तनों के ऊपर जो एक पतली परत चिपकाई जाती है, लगाई जाती है, उसको कहते हैं टेफलॉन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है। तो लौह अयस्क का सबसे उत्तम किस्म है ये है आपका मैग्नेटाइट। ठीक है, और जबकि आप देखेंगे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये दोनों के दोनों क्या हैं, तो लौह अयस्क ही हैं। अगला देखते हैं कि पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं। तो पृथ्वी से हम चंद्रमा के केवल 59% भाग को ही देख सकते हैं, जो कि हमें दिखाई देते हैं। अगला सवाल है कि खट्टा दूध में उपस्थित होता है, तो खट्टा दूध में कौन सा एसिड उपस्थित होता है, इसकी बात कर रहे हैं। तो खट्टा दूध के अंदर जो है लैक्टिक एसिड होता है। और आपको पता है कि जब दूध से दही बनाते हैं तो इसी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है कि दूध से जो है दही बन पाता है। अगला सवाल देखते हैं, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है। तो रॉकेट के अंदर प्रयुक्त ईंधन जो है उसको नोदक कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सीमेंट का जमना कैसी प्रक्रिया है। तो सीमेंट का जमना जो है ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, यानी सीमेंट जब जमता है तो उस दौरान क्या होता है, इसका ऊष्मा जो है रिलीज हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जब जम कर बर्फ़ बन जाता है तो उसका आयतन क्या होता है। तो पानी जब जम के बर्फ़ बन जाता है तो उसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है। और यही कारण क्या होता है कि ठंडी के मौसम में ऐसा देखने को मिलता है कि जो नल लगे होते हैं उसके पाइप कई बार फट जाते हैं ठंड के मौसम में। अगला सवाल देखते हैं कि विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो आर्गन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वायरस द्वारा कौन सा रोग फैलता है। तो यहाँ पे जो रोग दे रखा है तो आपसे पूछ रहा है कि वायरस से रोग कौन सा फैलता है। तो ये जो पोलियो है ना, ये पोलियो रोग जो है वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, जबकि ये प्लेग हो गया, उसके बाद ये तपेदिक हो गया, फिर टाइफाइड हो गया, ये सारे के सारे जीवाणु से फैलते हैं, मतलब बैक्टीरिया से फैलते हैं। अगला सवाल है कि सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है। सीधा सीधा समझिए, सिल्वर मतलब चांदी। तो चांदी के साथ में क्या होता है कि जब रिएक्शन होता है किसका,
ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है जिसको कोरोजन कहते हैं। तो जब ये रिएक्ट करता है तो फिर वो किसकी उपस्थिति के कारण जो है काला धब्बा बनता है, आपसे ऐसा पूछा जा रहा है। तो ये होता है सल्फाइड के कारण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पे होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग की अगर बात करूँ तो ये जो है शल्य चिकित्सा में, मतलब जब आपने देखा होगा कि अभी तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पहले के टाइम में हमें, यानी ज़्यादा पहले नहीं, बस कुछ ही दिन पहले हमें ऐसा देखने को मिलता था। अगर किसी का हाथ टूट जाता था, पैर टूट जाता था, तो वहाँ पे उनके हाथ और पैर को बैंडेज करने के लिए एक प्लास्टर किया जाता है उनके हाथ में, या जो भी पार्ट टूटा हुआ होता था वहाँ पे। तो शल्य चिकित्सा में इसके अलावा जो है साँचा बनाने में, साँचा कहने का मतलब मूर्ति वगैरह बनाने में, खिलौना बनाने में, आपने देखा होगा आपके घर के जो छत हैं, छत का डिजाइन बनाने में भी किया जाता है, यानी सजाने के लिए, साथ ही साथ मूर्ति बनाने में, तो इन सभी में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। हम मानते हैं कि आप अभी बहुत बिजी होंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा क्योंकि घर में पूजा होगा, आप मस्ती करने में बिजी होंगे, लेकिन आपका पढ़ाई भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है कि टाइम निकाल लेना है, कम से कम आधा घंटा, और आप इस टेस्ट को लगा लीजिए, साइंस का मैराथन को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको आदत डालना पड़ेगा। अगर आप छोड़ देंगे ना पढ़ाई, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए भी छोड़ते हैं तो थोड़ा मुश्किल होने लगता है। इसीलिए आप 10 मिनट ही सही, आधा घंटा ही सही, लेकिन जुड़े रहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो मानव शरीर के अंदर जो है ये ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट पुनः क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे ऊर्जा की बात करूँ, आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट का मैच आप देखते हैं ना, तो जैसे ही एक ओवर होता है तो ओवर के बीच बीच में जो है कुछ प्लेयर जो हैं जो रेस्ट में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दौड़ दौड़ के फील्ड पर आते हैं और अपने हाथ में कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। एक डब्बा होता है जिसके अंदर कुछ लिक्विड होता है, तो हमें लगता है कि वो पानी है, या फिर मतलब नॉर्मल पानी है, या और कुछ है। लेकिन आपको पता है कि वो नॉर्मल पानी भी जो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा उन्हें एनर्जी देता है, यानी उसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। या फिर वो कभी कभी टॉफ़ी खा रहे होते हैं, हमें ऐसा दिखाई देता है। तो उनका बस पर्पस वही होता है कि मतलब पेट भरना उनका पर्पस नहीं होता, उनका पर्पस होता है कि उनके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रहे, ताकि क्या हो कि वो अच्छे से अपने गेम को प्ले कर सकें। तो जल्दी से ऊर्जा पाने के लिए, या जल्दी से ज़्यादा ऊर्जा जो मिलता है हमें कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। जबकि आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो आपको इस वसा के बारे में भी पता चलेगा कि ये भी हमें जल्दी ऊर्जा ही देता है, लेकिन ये क्या करता है कि हमें, हमारे शरीर को नुकसान भी पहुँचाता है। जैसे आप ऑयली फूड खा लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे समोसा खाते रहते हैं, एकदम लगातार खाते रहते हैं, तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है, अरे पेट तो भर गया, लेकिन क्या होता है ना कि आपको मतलब आधा घंटे के बाद ऐसा फील होने लगेगा कि हाँ पेट तो भर गया, लेकिन लगता है कि भूख है अभी। और साथ ही साथ ये जो फैट्स हैं ऑयली फूड का, ये आपके शरीर में बस जाके जमा होते रहता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान देता है। इसीलिए ये इसका यूज़ हम नहीं करते हैं, बहुत कम के बराबर। जबकि कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए सही है, ऊर्जा भी देता है और सही भी है। अगला सवाल देखते हैं कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो ग्लूकोज का जो स्तर, लेवल जो बताया जाता है, ये किस में बताया जाता है, तो ये बताया जाता है भाग प्रति मिलियन में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो ऊतक का जो निर्माण होता है हमारे शरीर में, ये प्रोटीन के कारण होता है। और हमारे शरीर के लिए जो है प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बात आपको भी पता है कि क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर को क्या देता है, पूरा का पूरा मजबूती देता है, निर्माण, यानी पूरे बॉडी का निर्माण में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगला सवाल देखते हैं कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। तो प्रोटीन को निम्नलिखित में से शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है, अभी अभी बताया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो एंजाइम जो होते हैं ये मूल रूप से प्रोटीन ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ क्या कहलाता है। तो उत्तरदायी पदार्थ को कहते हैं एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो चावल होता है ना, चावल के अंदर प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, जबकि चावल के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो चावल के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल हो गया, रोटी हो गया, ये सब जो आप खाते हो ना, तो आप खासकर अगर आप देखोगे बिहार
झारखंड, उत्तर प्रदेश, एमपी, इन सभी में जो इनका मुख्य खाना होता है वो चावल दाल होता है। और क्यों? क्योंकि चावल दाल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। बाकी अदर आप देखोगे तो जैसे आप पूर्वोत्तर स्टेट को देख लो या फिर साउथ इंडियन स्टेट को देख लो, तो वहाँ पे चावल दाल उनका फूड यानी क्या कहते हैं उसको, प्राइमरी फूड नहीं है। और भारत से आप बाहर चले जाओ तो वहाँ तो आपको फूड का कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो हमारा जो प्राइमरी फूड है वो चावल दाल, रोटी सब्जी, ये सब कुछ है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। जबकि ये दाल की बात करूँ तो दाल के अंदर भी क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। दूध की बात करूँ तो दूध के अंदर भी क्या होते हैं? इसमें कैल्शियम होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इसमें मिक्स होते हैं, बट विटामिन सी इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। मांस में भी हमें ये सब कुछ मिल जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है तो ये पाया जाता है सोयाबीन के अंदर। ठीक है, सोयाबीन यानी सोया प्रदेश किसको कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं सोया प्रदेश। ऐसा इसलिए है क्योंकि एमपी जो है ये ज़्यादातर सोयाबीन को ये प्रोडक्ट करता है, उत्पाद करता है। ठीक है, और सोया प्रदेश इसीलिए कहते हैं। और सोयाबीन के अंदर प्रोटीन की जो मात्रा होती है लगभग जो है 42% के आसपास होता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, यानी जो लोग शाकाहारी होते हैं, यानी जो लोग क्या खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, मीट वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनको प्रोटीन कहाँ से मिलता है ये पूछ रहा है। तो उनको प्रोटीन जो है दाल से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अनाज से क्या मिलता है? तो अनाज से कार्बोहाइड्रेट। सब्जी से क्या मिलता है? तो सब्जी से विटामिन वगैरह सब मिल जाते हैं। दूध से कैल्शियम, फास्फोरस सब मिल जाते हैं। अगला है कि प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत जो है ये है सोयाबीन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो मानव शरीर के अंदर जो वसा जमा होती है ये कहाँ पे होती है? तो ये होती है वसा ऊतक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप जो भी ऑयली फूड खाते हैं या फिर ज़्यादा चर्बी वाला फूड खाते हैं तो वो जो है जमा होता है सीधा वसा ऊतक में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो चलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है तो क्या ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? ऐसा नहीं है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर के अंदर जो है विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसीलिए विटामिन ए का ये क्या है, बहुत बड़ा स्रोत है। जबकि अगर वहीं बात करो विटामिन सी का, तो आप ही कमेंट करके बताओ कि विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है और विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। अच्छा, आप चाहो तो विटामिन ई का भी बता दूँ। ठीक है, और विटामिन ई का चलिए मैं भी बता देता हूँ। वैसे जो गजूर वाले जो भी अनाज खाते हैं ना, जैसे आप चना हो गया तो चना गजूर वाला खाते हैं, तो ये सब चीज़ जो है आपका विटामिन ए को पूरा करता है। बाकी आप विटामिन सी और विटामिन डी कमेंट करके बताइए। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पे स्टोर होता है? तो विटामिन ए की अगर बात करूँ तो ये जो है यकृत में स्टोर होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी के, यानी रतौंधी का मुख्य कारण यानी जो रतौंधी रोग हो जाता है जिसको ब्लाइंडनेस कहते हैं, तो ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है आपका विटामिन ए की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग? तो बेरी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा? तो स्कर्वी हो जाता है, या फिर मसूड़े में एक खून जो आने लगता है वो सब कारण। और विटामिन डी के कमी से ये होता है आपका रिकेट्स यानी हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। विटामिन ए उपलब्ध होता है कहाँ पे? तो बिल्कुल सिंपल सवाल हो गया। तो ये गाजर में होता है विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है कि थायमिन क्या है? तो थायमिन की अगर बात करूँ तो ये है आपका विटामिन बी की बात किए थे, तो यहाँ पे पूरा का पूरा विटामिन का फैमिली ही है। तो विटामिन B1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। साइनोकोबालैमिन ये किसका रासायनिक नाम है? तो साइनोकोबालैमिन की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबालैमिन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा जो विटामिन B6 है ना, इसका रासायनिक नाम क्या है? अगला सवाल कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म
को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, तो उसके लिए कौन सा विटामिन होता है। तो इसके लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लो, जैसे कुछ नींबू वींबू खाया करो, मतलब खट्टा पदार्थ खाया करो, तो उससे क्या होता है जो चर्म रोग होता है तो वो अच्छा हो जाता है। अगला है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत की अगर मैं बात करूं तो उसको कहते हैं आंवला। ठीक है, अगला सवाल है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी की अगर रासायनिक नाम की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होते हैं। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो होते हैं ये एक प्रकार का विटामिन है, हम लोगों ने अभी अभी देखा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दांतों से खून का निकलना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये ऐसा जो होता है ना विटामिन सी की कमी के कारण होता है, जबकि विटामिन ए में क्या होता है कि रात को दिखाई नहीं देने लगता है, यानी रतौंधी उसको कहते हैं। विटामिन डी में क्या होता है कि हड्डी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और उसके बाद विटामिन बी से क्या होता है तो बेरी बेरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है कि किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो विटामिन बी 1 जो है हमें सब्जी वगैरह से मिल जाता है, विटामिन सी भी हमें मिल जाता है, विटामिन ई भी मिल जाता है, लेकिन आपको जो है विटामिन डी ये कहाँ से मिलता है तो केवल आपको जो है ये सूर्य की किरणों से सबसे ज़्यादा मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो प्रातःकालीन यानी सुबह की धूप की बात कर रहा है, तो इसीलिए आपसे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, सलाह देते हैं आपको कि बच्चा आप क्या करो कि सुबह सुबह धूप सेका करो, शरीर में धूप को लगाया करो, तो ये इसीलिए कहा जाता है। और बच्चे को भी जो है सलाह दिया जाता है, यानी उनके पेरेंट्स को, कि बच्चे को धूप में रखा कीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 27 का तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। इसके बाद है कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो इसमें होता है विटामिन डी की प्रचुरता, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। विटामिन डी के सर्जन के निम्न में से कौन सा पाया जाता है। तो विटामिन डी के सर्जन में निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका कैल्सीफेरॉल। सीधा सीधा यानी क्वेश्चन थोड़ा सा पजल कर दिया, सीधा सीधा आपसे ये पूछ लिया, अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सीधा सीधा ऐसा बोला आपको, ठीक है। तो ये हो जाता है कैल्सीफेरॉल, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। तो रक्त के स्कंदन में जो है ये विटामिन के क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप क्या करिएगा कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है ये आप हमें कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और आप सभी को मैं फिर से बता दूं कि आप सभी के लिए जो है दुर्गा पूजा के बाद से मैं रेगुलर आपके सामने मैथ लेकर आने वाला हूं, लेकिन वो सरप्राइज होगा क्योंकि इस तरह का मैथ अब तक आपके पास नहीं मिला है। और मैं आपको, अगर आपका मैथ कमज़ोर है या फिर आप मैथ का प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर आप रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे के अंदर आने वाले टाइम में बहुत बड़ा वैकेंसी है, आपको भी पता है, तो या फिर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का तैयारी करते हैं जहां मैथ आते हैं, तो आप उन सभी के लिए उसको लगा सकते हैं। सो तैयार रहिएगा, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। और बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो कि हमें कमेंट भी कर रहे हैं कि भैया मैथ कराओ, मेरा मैथ कमज़ोर है या फिर मैं मैथ प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो उन सभी के लिए मेरे तरफ से एक छोटा सा ये तोहफा होगा। सो आप सभी तैयार रहिएगा। और फिलहाल जो है आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दुर्गा पूजा की। और टेस्ट को आप लगा ही लीजिए थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, दरोगा का एग्ज़ाम है, इसके अलावा आपका बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम है। तो बात करेंगे हम बिहार पुलिस के एग्ज़ाम डेट के बारे में भी। फिलहाल आप जो है इन्जॉय करिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो दांतों में निम्नलिखित में से जो पाया जाता है तो ये पाया जाता है आपका कैल्शियम पाया जाता है। जबकि कैल्शियम के अलावा अगर मैं हड्डी की बात करूं तो इसमें क्या होता है, हड्डी में भी कैल्शियम होते हैं, लेकिन कैल्शियम के अलावा इसमें फास्फोरस भी होते हैं। सो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो दांतों में क्या होता है, तो ये कैल्शियम होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित 32 नंबर सवाल है, यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। तो दांतों की विकृति की अगर मैं बात करूं तो इसका संबंध जो है फ्लोरीन के साथ है। आपने देखा होगा जब प्रचार आते हैं, टीवी के ऊपर प्रचार आते हैं, तो आपने देखा होगा टूथपेस्ट का प्रचार, उसमें
कभी बोलता है फ्लोरीन युक्त, कभी बोलता है फ्लोरीन नहीं है, कभी बोलता है आयोडीन है, कभी बोलता है आयोडीन नहीं है। तो आपने देखा होगा ये प्रचार। तो बिल्कुल सिंपल आपके लिए क्वेश्चन हो गया। तो दांतों का विकृति के साथ जो है फ्लोरीन का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए सोडियम का होना बहुत आवश्यक होता है। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यही कारण है कि आप जो है नमक जो खाते हो ना, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, NaCl। तो Na यानी सोडियम, इसीलिए आप अपने शरीर में लेते हो, अदरवाइज आपको किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो आज पता चला कि आप नमक क्यों खाते हो। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण उदाहरण होता है। तो सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, स्रोत की बात करें, उदाहरण नहीं। तो ये होता है आयोडीन का। तो सागरीय खरपतवार के अंदर जो है आयोडीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आयोडीन होता है क्या, तो एक अधातु होता है, लेकिन अधातु होते हुए भी इसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, तो शाइनी सरफेस होता है। ठीक है, चमकदार होता है। ये भी आपसे पूछे जाते हैं और आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत की अगर मैं बात करूं तो ये शैवाल होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और आप सभी ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई आपका किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए। आप थोड़ा ही सही, अभी आपका जो है पूजा है, त्यौहार आ गया है, तो थोड़ा मस्ती ज़्यादा होगा। ठीक है, मस्ती भी ज़रूरी है, लेकिन आप पढ़ाई मत छोड़िएगा। चाहे 10 मिनट ही सही, 20 मिनट ही सही, लेकिन आप टेस्ट को लगा कर उसके बाद मस्ती कीजिएगा। क्योंकि त्यौहार भी सही है, वो इस साल आया, अगले साल भी आएगा, लेकिन आप मेहनत करेंगे, अपने आप को जितना जल्दी इम्प्रूव करेंगे, आप सिलेक्शन ले लेंगे, फिर उसके बाद त्यौहार का भी मज़ा ही अलग होगा। यानी आप पहले क्या करो, सिलेक्शन लो, सिलेक्शन लेने के बाद त्यौहार, होली, दिवाली, छठ, सब कुछ क्या होता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। सो आप सभी इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप सभी के लिए, जैसा कि मैंने बताया था, बहुत सारे कमेंट आते थे मुझे मैथ के लिए, तो मैं मैथ के लिए आप सभी के लिए लाने वाला हूँ खास, जो कि पूजा के बाद से मैं स्टार्ट कर दूंगा। और जिनका भी मैथ कमज़ोर है या फिर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, आप सभी जो है मैथ का टेस्ट लगाइएगा। और डेली मैं मैथ का टेस्ट लेने वाला हूँ, और वो भी आपके लिए एक खास तोहफा होगा, जो कि मैं आपको अब त्यौहार के बाद ही बताऊंगा। तो आप सभी तैयार रहिएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो 35 नंबर को हम लोगों ने देख लिया है। तो अगला सवाल कह रहा है कि उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है। तो हड्डियों के निर्माण में और साथ ही साथ उपास्थि, जिसको कार्टिलेज कहते हो, तो हड्डियों के निर्माण में और उपास्थि के निर्माण में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है, और साथ ही साथ फास्फोरस भी होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दुर्गा पूजा को लेकर, और हमें और इस परिवार को आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। अगला सवाल है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है। तो मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन तत्व कितना प्रतिशत होता है, ये कह रहा हमसे। तो ये जो होता है लगभग 50% के आसपास होता है। इससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है आपको NCERT में। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 50% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आप कैसा फील कर रहे हैं इस टेस्ट को देकर, और आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं दुर्गा पूजा के लिए। छुट्टियां मनाना है, लेकिन अपने पढ़ाई को जारी रख कर ही मनाना है, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप सिलेक्शन ले लेंगे तो होली, दिवाली, छठ सब कुछ बढ़िया लगेगा, लेकिन सिलेक्शन ना लेने के बाद जो है होली, दिवाली तो ऐसे ही आते रहेंगे, लेकिन बिल्कुल आप उदास दिखेंगे, मन नहीं लगेगा आपको, सच बता रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा नेट इशू है, तो मैं क्लास तो नहीं ले पाऊँगा, ये बात सत्य है। तो हो सकता है कि मैं आपके लिए कुछ कुछ वीडियो बनाकर 1-2 दिन में डालता रहूँ। सो आप जो है ये 4 दिन इन्जॉय कीजिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, और मेरे प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं उसको आप रिवीजन करते रहिए। तो चलिए, लव यू ऑल एंड ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आप क्या सोचते हैं हमारे लिए कमेंट ज़रूर करिएगा।